Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. अविनाश मानिकपुरी हैशटैग सोशल स्टडीज़। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लास 7th सोशल साइंस एमपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 16 स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर लिया था, जहाँ पर हमने विधानमंडल, फिर इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश, और इसके बाद जो लास्ट डिस्कशन था हमारा वो था कि हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, की वो कौन से लोग हैं, ठीक है, या फिर वो क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज का जो पार्ट 2 है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि द प्रोसेस ऑफ द MLAs फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विधानसभा, ठीक है, कि इलेक्शन प्रोसेस, कि इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है एक विधानसभा के मेंबर बनने के लिए, ठीक है, जिससे एक विधानसभा का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले देखेंगे लाइन पे यहाँ पर लिखा है पहले पैराग्राफ में कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विधानसभा आर इलेक्टेड इन सच अ वे दैट द 230 सीट्स आर प्रोपोर्शनलिटी रिप्रेजेंटेटेड, ठीक है, कि ये मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट की बात की गई है कि जो मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट है वो 230 विधानसभा सीट्स होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, कि ये जो 230 मेंबर्स हैं, यानी जो 230 मेंबर्स होंगे जिनसे मिलकर विधानसभा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रोपोर्शनैलिटी इनको रिप्रेजेंटेट किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे लिखा कि इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड फ्रॉम मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूंसी ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम द रेस्ट रिटेनिंग ओनली वन सीट, ठीक है। यदि कोई पर्सन एक से ज़्यादा सीट्स में चुनाव लड़ रहा है और वो हर सीट से चुनाव जीत जाता है तो उसको अपनी सीट को छोड़कर बाकी जगह से उसको रिज़ाइन देना पड़ता है। इफ़ देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट द इलेक्शन ऑफ एनी कैंडिडेट देन अ पेटिशन कैन बी फिल्ड इन द हाई कोर्ट। यदि किसी कैंडिडेट को लग रहा है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है या कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, ठीक है, तो हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल की जा सकती है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द पटिशन द हाई कोर्ट गिव्स इट्स वर्डिक्ट, ठीक है, कि पटिशन फाइल होने के बाद हाई कोर्ट क्या करता है, अपना वर्डिक्ट देता है। वर्डिक्ट का मतलब होता है अपना डिसीजन देता है हाई कोर्ट, तो जिसको सभी को मानना पड़ता है। देन इट कैन ऑल्सो बी अगेंस्ट द कैंडिडेट, ठीक है, और ये कैंडिडेट के अगेंस्ट भी जा सकता है। अ पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द वर्डिक्ट गोज अगेंस्ट हिम द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल। यदि जो पर्सन, ठीक है, अपील कर रहा है, पर्सन देखिए, अ पर्सन कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट, की जो पर्सन यदि अपील कर रहा है और उसके खिलाफ वर्डिक्ट जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसके खिलाफ जाता है, तो उसको मानना पड़ेगा। और ये लिखा है कि द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ फाइनल, और इससे क्या पता चल रहा है कि जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का वही फाइनल होता है। अब देखिए इलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया in constitution with the central and the state government issue a notification in which the dates of election are declared, ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो चुनाव आयोग है भारत का, जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है, एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि किस डेट में इलेक्शन कराना है। द डेट फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन फॉर्म, विड्रॉ ऑल ऑफ नेम्स, डेट्स ऑफ वोटिंग एंड काउंटिंग और मेड पब्लिक, ठीक है, कि नॉमिनेशन के फॉर्म की डेट क्या होगी, विड्रॉ, नाम को विड्रॉ करने की डेट क्या होगी, कि जैसे नाम को विड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि मान के चलिए मैं एक कैंडिडेट हूँ और मैंने चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल भर दिया, यानी मैं एक कैंडिडेट के रूप में खड़ा होना चाहता हूँ चुनाव में, लेकिन आफ्टर सम टाइम मुझे लग रहा है कि यार मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो मैं अपना नाम वापस ले सकता हूँ। तो इसी को यहाँ पर बोला कि विड्रॉ ऑल ऑफ नेम्स, फिर डेट्स ऑफ वोटिंग की वोटिंग कब होगी, काउंटिंग कब होगी, ये सारी चीज़ों को पब्लिक के सामने पब्लिश किया जाता है, ठीक है। द वोटिंग टेक्स प्लेस अंडर द गाइडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और जो वोटिंग की प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन के गाइडेंस में होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है कि व्हेन द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देन द विधानसभा इज फॉर्म्ड, ठीक है, और जैसे ही इलेक्शन कमीशन इससे चुनाव में जीतने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स की लिस्ट डिक्लेयर करती हैं, विधानसभा बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर टर्म ऑफ विधानसभा, इसमें कुछ खास नहीं है, आप सभी को मालूम होगा कि एक बार यदि चुनाव हो रहा है CM के लिए तो हर 5 साल के बाद वो चुनाव ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि द टर्म ऑफ विधानसभा इज़ 5 ईयर, कि जो विधानसभा का टर्म होता है वो 5 ईयर का होता है। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी द गवर्नर यूज हिज डिस्क्रिशनरी पावर एंड कैन आस्क द प्रेसिडेंट
टू डिसॉल्व द असेंबली। ठीक है, यदि कभी इमरजेंसी की कंडीशन आ रही है, इमरजेंसी का मतलब होता है बेटा आपातकाल, कि यदि आपातकाल की स्थिति आती है और गवर्नर को लगता है, गवर्नर का मतलब यहाँ पर राज्यपाल है, ठीक है, कि गवर्नर को लग रहा है कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रही, तो गवर्नमेंट अपनी डिस्क्रेटरी पावर का यूज़ करता है और प्रेसिडेंट से पूछता है कि मतलब कहना चाहिए प्रेसिडेंट को एक खत लिखता है, प्रेसिडेंट को बताना चाहता है कि हम असेंबली को डिसॉल्व करना चाहते हैं, यानी विधानसभा को भंग करना चाहते हैं। ठीक है, फिर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो आस्क द गवर्नर टू डिसॉल्व द स्टेट असेंबली। ठीक है, और यदि कभी कभी क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स की काउंसिल्स होती है, जिसको हम मंत्रिपरिषद बोलते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों में होती है, तो वो भी गवर्नर से असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए बात कर सकती है। ठीक है, ये जो इमेज आपको दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है, जो कि भोपाल में स्थित है। ठीक है, फिर लिखा कि द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर और द विधानसभा हैज़। ठीक है, कि लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के पास क्या क्या होते हैं, एक होता है स्पीकर जिसको विधानसभा अध्यक्ष कहा जाता है, और एक होता है डिप्टी स्पीकर जिसको उपाध्यक्ष कहा जाता है। तो लिखा है द स्पीकर कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट विधानसभा, इट इज़ द स्पीकर ड्यूटी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस। कि स्पीकर की क्या ड्यूटी होती है, कि विधानसभा का जो काम होता है, ठीक है, उसको रन कराने का काम होता है। ठीक है, फिर लिखा है कि इट इज़ द स्पीकर्स ड्यूटी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस, और स्पीकर की ड्यूटी क्या होती है कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना सदन में। द डिप्टी स्पीकर डिस्चार्ज ड्यूटीज इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, और यदि इन केस स्पीकर एब्सेंस से कहीं जा रहा है, कोई इमरजेंसी हुई है, ठीक है, तो उसकी जगह पर डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर के सारे काम को परफॉर्म करता है। नाउ द नेक्स्ट पावर एंड फंक्शन ऑफ द विधानसभा, एंड विधानसभा की पावर और फंक्शंस क्या होते हैं, तो यहाँ पर लिखा कि देयर आर टू मेन फंक्शंस ऑफ द विधानसभा। तो पहला है टू मेक लॉस एंड दूसरा है टू पास द बजट। मेक लॉस यानी नियम बनाने का काम है। तो पहले पैराग्राफ में यही दिया है कि हाउएवर दे हैव अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन पब्लिक वेलफेयर। इसके अलावा इनका एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो पब्लिक वेलफेयर का, यानी लोगों की भलाई के लिए किस तरीके से नियम बनाए जाएँ, कानून बनाए जाएँ, थ्रू वेरियस मीडियम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है, इन्फॉर्मेशंस होती है, वो लोगों तक पहुंचाकर उनके वेलफेयर की बात की जाती है। द मेंबर ऑफ द विधानसभा परफॉर्म दीज फंक्शंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। द मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी और द अपोजिशन कैन आस्क क्वेश्चन एज पर द नॉर्म्स एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू आंसर देम। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो भी नियम या पॉलिसीज बनाती है, तो जो अपोजिशन के अपोजिशन के जो लीडर्स होते हैं, अपोजिशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, आस्किंग द क्वेश्चंस कि आपने कितना पैसा खर्च किया पब्लिक के लिए, क्या हेल्प हो सकती है, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि विधानसभा में किए जाते हैं। तो इनसे क्या होता है कि रेगुलरिटीज़ बनी रहती है कामों में। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है इसके लिए आंसरेबल होता है, यानी आंसर देने के लिए बाध्य होता है। इसके बाद लिखा कि द विधानसभा कंट्रोल द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सो दैट द गवर्नमेंट डज नॉट बिकम डिस्पैटिक टुवर्ड्स एनी वन ग्रुप और मे नॉट टेक एनी स्टेप विच इज अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एट लार्ज। ठीक है, इन्होंने बोला कि विधानसभा कंट्रोल द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, कि विधानसभा जो है वो गवर्नमेंट के वर्क को कंट्रोल करती है। अब कंट्रोल करने का मतलब ये है कि उनके वर्क को चेक करना कि वो काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कि यदि कहीं उन्होंने ऐसा नियम तो पास नहीं कर दिया जो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट हो, तो ऐसे कामों पर भी जो विधानसभा है वो गवर्नमेंट पर कंट्रोल करती है। वही लिखा है, ठीक है, कि गवर्नमेंट डज नॉट बिकम डिस्पैटिक टुवर्ड एनी वन ग्रुप, कि किसी एक ग्रुप को लेकर, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं सोच सकती, किसी एक रिलीजन को लेकर नहीं सोच सकती, उनके लिए सारे लोग इक्वल हैं। फिर यही लिखा है कि आगे देखेंगे जहाँ पर लिखा है कि नॉट टेक एनी स्टेप विच इज़ अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एट लार्ज, की कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकती जो लार्ज ग्रुप के पीपल को क्या करे, हार्ड करे या उनके वेलफेयर के लिए ना हो। इसी के आगे लिखा है देखेंगे, अब द विधानसभा मेंबर डू दिस थ्रू वेरियस मोशन लाइक स्टॉप वर्क मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, बाय आस्किंग क्वेश्चंस, प्रपोजल टू मेक अ कट इन द बजट एटसेट्रा। If a serious situation occurs, then a no confidence motion can also be presented against the government। ठीक है, ये कुछ टर्म्स यहाँ पर आए हैं जिनके बारे में आप आने वाले क्लासेस में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, मोशन लाइक स्टॉप वर्क मोशन, कि जहाँ पर काम को रोक दिया जाता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, कि लोगों को अपनी तरफ ध्यान दिलाने के लिए ये मोशन किया जाता है। बाय आस्किंग क्वेश्चन, कि जैसे मान के चलिए रूलिंग पार्टी के कुछ मेंबर्स हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कोई बिल लेकर आया और वो बिल यदि रेगुलेट किया जाता है, नियम बनाया
बनाया जाता है तो उस पर क्वेश्चनिंग करने का काम भी यहाँ पर किया जाता है। फिर प्रपोजल टू मेक अ कट इन द बजट, ठीक है, कि बजट यदि ज़्यादा बना दिया जाता है तो उसको कट करने के लिए भी प्रपोजल लाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर एक वर्ड आया है, इस वर्ड को ध्यान दें, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये हमेशा, देखिए हमेशा तो नहीं होता पर मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है उसके मेंबर ये मोशन लेकर आते हैं कि वो गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है और इसके बनाए हुए नियम कानून में कोई दम नहीं है। तो फिर वहाँ पर वोटिंग होती है और यदि वोटिंग में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ठीक है, यानी जिसको अविश्वास का प्रस्ताव कहा जाता है, यदि वो पास हो गया तो गवर्नमेंट गिर सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम फॉर्मुलेशन लॉ, कि लॉ कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा कि द विधानसभा हैज़ द राइट टू मेक लॉज ऑन ऑल द 62 सब्जेक्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट, की विधानसभा के पास सारे राइट्स होते हैं नियम बनाने की जो 62 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में दिए होते हैं। इट मेक लॉ एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड इंटेंसिव डिबेट इज कंडक्ट ऑन द बिल प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर डिस्कशन द हाउस पास द बिल, ठीक है, कि कोई भी बिल यदि संसद में विधानसभा में लाया जाता है तो उस पर एक डिबेट ऑर्गेनाइज कराई जाती है, डिबेट होती है वहाँ पर बैठे हुए लीडर्स में से, ठीक है। लेकिन जब ये डिस्कशन खत्म होता है फिर इसके बाद इस बिल को वहाँ पर बैठे हुए मेंबर्स वोटिंग करते हैं कि किनको ये बिल अच्छा लग रहा है, किनको नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जितने मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं उसका 50% से ज़्यादा मेंबर यदि उस बिल में साइन करते हैं, ठीक है, तो ये बिल जो है पास हो जाता है। फिर लिखा कि आफ्टर द बिल इज पास्ड इन द हाउस इट इज सेंड टू द गवर्नर फॉर असेंट, ठीक है, कि जब ये बिल हाउस में पास होता है तो फिर इसको गवर्नर के पास भेजा जाता है असेंट करने के लिए, साइन कराने के लिए। इफ द गवर्नर सो डिसाइड्स ही कैन सेंड इट टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन, और यदि गवर्नर चाहे तो इसको प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स अ लॉ, और जैसे ही प्रेसिडेंट या गवर्नर इस बिल पर साइन कर देते हैं तो ये बिल जो है वो लॉ बन जाता है, यानी कानून बन जाता है लोगों के लिए। द लॉ रिमेन्स एप्लीकेबल अनलेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द हाई कोर्ट डिक्लेयर्स इट इलीगल, ठीक है। लॉ, ये जो नियम बना है तब तक एप्लीकेबल रहता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने इस बिल को इलीगल ना कहा हो, ठीक है। यदि किसी ने पिटीशन फाइल कर दी बिल के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इसको इलीगल घोषित कर दिया तो ये बिल नल एंड वॉइड हो जाता है, यानी किसी काम का नहीं रहता। फिर अब फाइनेंशियल फंक्शन, अब देखिए फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में लिखा है कि द विधानसभा कंट्रोल्स द फाइनेंस ऑफ द स्टेट, कि विधानसभा ही स्टेट के फाइनेंस को कंट्रोल करती है, यानी जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बात की कि मनी इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, की मनी यानी पैसा ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। फॉर दिस पर्पज़ एवरी ईयर अ बजट इज़ प्रिपेयर्ड विच डील्स विथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड इज़ प्रेजेंटेड इन द विधानसभा, और इन्हीं सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए हर साल एक बजट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, कि उस बजट में क्या रहता है कि इन्होंने बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी आय और व्यय का ब्यौरा दिया जाता है। And after it is passed in the assembly, it is sent to the governor for his assent. All the financial work is executed after this. The finance minister in the house present the फाइनेंशियल बिल, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल बिल होता है जिसको हम मनी बिल बोलते हैं, ये विधानसभा के द्वारा ही पास किया जाता है और ये यदि पास हो गया तो एक बार इसको गवर्नर के पास साइन करने के लिए भेजा जाता है और गवर्नर इस पर साइन करने के लिए बाध्य होता है कि गवर्नर इसमें साइन करने से मना नहीं कर सकता, और सारी जो फाइनेंशियल वर्क हैं वो इसी तरीके से एग्जीक्यूट किए जाते हैं। और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यानी वित्त मंत्री जो होते हैं, ठीक है, वही इस बिल को हाउस में प्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद लिखा कि विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये विधान परिषद ये हर स्टेट में नहीं होती, कि भारत के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर विधान परिषद बनाई गई है, ठीक है। विधान परिषद का जो दर्जा है वो यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें तो वो राज्यसभा के जितना होता है। तो यहीं लिखा गया द स्टेट विच हैव 2 हाउस देयर द गवर्नर विधान परिषद एंड विधानसभा आर कलेक्टिवली कॉल्ड विधानमंडल, की ऐसा स्टेट जहाँ पर 2 हाउसेस होते हैं तो वहाँ पर गवर्नर, विधान परिषद और विधानसभा एक साथ मिलकर विधानमंडल बनाते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट, अब देखिए प्रेजेंट में किन किन स्टेट्स में ये विधान परिषद है, तो यहाँ पर है कि बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र है विधान परिषद। तो यहाँ पर अब जम्मू एंड कश्मीर का नाम अब यहाँ से हटाया जा सकता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं रहा, ठीक है। जब वो स्टेट नहीं तो वहाँ पर विधान परिषद भी नहीं होगी। तो हम क्या करें पढ़ेंगे यहाँ पर कि बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, कि इनके पास इस टाइप का विधान परिषद है और यहाँ पर विधानमंडल बनता है, ठीक है।
फिर लिखा है कि देयर इज़ नो सच हाउस इन मध्य प्रदेश, द विधानसभा इज कॉल्ड द फर्स्ट और लोअर हाउस एंड विधान परिषद इज कॉल्ड द सेकेंड और अपर हाउस। कि विधान यहाँ पर बोला कि देयर इज़ नो सच हाउस इन मध्य प्रदेश, की मध्य प्रदेश में ऐसा हाउस नहीं है, यानी मध्य प्रदेश में सिर्फ विधानसभा है, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। और आगे लिखा है कि द विधानसभा इज कॉल्ड द फर्स्ट और लोअर हाउस, की विधानसभा को लोअर हाउस कहा जाता है एंड विधान परिषद को सेकेंड और अपर हाउस कहा जाता है। ये बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा के जैसा है। तो ये आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे इसके, की बुक का सहारा भी ले सकते हैं आई होप। लेकिन यदि आप चैप्टर को दोबारा से सुनेंगे, समझेंगे, बुक में देखेंगे तो सारे आंसर्स आपको बुक में ईजिली मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।